कृषि कानूनों में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? इस सब का जो कोर इशू है बेसिकली वो तो एक्ट्स हैं कि किसान तो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, तो हम सेंटिमेंटली उनको सपोर्ट करें तो वो गलत होगा। उसके ऐसे क्या फ़ायदे सरकार को नज़र आ रहे हैं कि वो एक्ट को वापस नहीं लेना चाहती? एक और बड़ी मांग है कि इनको रिपील तो करो ही, साथ में एमएसपी बनाओ। इसमें भी हो सकता है कुछ उनकी सेटलमेंट हुई हो, क्योंकि 17 इशू ऐसे हुए हैं जो इन मीटिंग्स में जिनके ऊपर कंसेंसस बना है कि ये चीज़ें जो है अमेंड की जा सकती हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। कृषि मुद्दे को लेकर लगातार अलग अलग सियासतदानों की तरफ से अलग अलग बयानबाजी की जा रही है। लगातार कृषि कानूनों को लेकर किसानों की तरफ से इस कड़ाके की ठंड में भी लंबे समय से आंदोलन जारी है। कृषि कानूनों को लेकर हर एक तरफ से अलग अलग तथ्य को क्लियर करने की कोशिशें भी लगातार जारी है और बंद की कॉल भी किसानों की तरफ से आज बुलाई गई है। 26 जनवरी को भी जो कुछ घटित हुआ उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें निकलकर बाहर सामने आई, बहुत सारी चीज़ें हमें सोशल मीडिया पर भी देखने को मिली। तो कृषि कानूनों पर विचार विमर्श करने के लिए और पूरी तरह से बातचीत करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है एक मंजे हुए राइटर भी हैं और सोशल एक्टिविटी में हमेशा मतलब एक्टिव रहते हैं। नीरज जी, सबसे पहले स्वागत करते हैं हम इनका। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आज हम स्टूडियो में कृषि कानूनों को लेकर पूरी तरह से डिटेल में बातचीत करने वाले हैं, तो शुरुआत में इस क्वेश्चन के साथ करना चाहूँगी कि कृषि कानूनों में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत कुछ जब से पंजाब में एजिटेशन शुरू हुई, उसके बाद में दिल्ली में आंदोलन चला गया, वहाँ पे बैठ गए ये लोग और आंदोलन शुरू हो गया। तब से लेके बहुत डेवलपमेंट्स हुई हैं और लगातार परेड भी हो गई, मीटिंग्स भी बहुत हो गई। और इस सब का जो कोर इशू है बेसिकली वो तो एक्ट्स हैं, क्योंकि जब से एक्ट्स पारित हुए हैं उसके बाद में ही ये सारी डेवलपमेंट्स हैं। तो ऊपर की चीज़ें तो हम लोग देख भी रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं, लेकिन जो एक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा स्टडी करना बड़ा ज़रूरी है। और बिना एक्ट्स को समझे, बिना इनके फैक्ट्स को जाने, और जैसे एग्रो इकोनॉमी हमारे काम करती है, अगर हम उसको उन तथ्यों को नहीं समझेंगे और हम ओपिनियन बनाएंगे कि किसान तो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, तो हम सेंटिमेंटली उनको सपोर्ट करें तो वो गलत होगा। और अगर हम सरकार के किसी पुराने एजेंडे से खुश हैं या सरकार की किसी पहले किए गए काम से खुश हैं और हम आज ना देखें कि अभी इस एक्ट में क्या है, तो हम ओपिनियन बनाएं सरकार के फेवर में, तो वो भी एक बायस्ड ओपिनियन होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि फॉर बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मैंने भी इन एक्ट्स को स्टडी किया, और कोई एक्ट्स बहुत बड़े नहीं हैं, हर किसी को पढ़ना चाहिए, और पढ़ के वो एक ओपिनियन जब डेवलप करेंगे तो वो एक साफ़ सुथरी ओपिनियन होगी। कृषि कानूनों में ऐसा क्या है, उसके ऐसे क्या फ़ायदे सरकार को नज़र आ रहे हैं कि वो एक्ट को वापस नहीं लेना चाह रहे? जैसे कि किसानों की एक ही मांग है कि कानूनों को रद्द किया जाए, और कानूनों को लेकर किसानों में ऐसा क्या खौफ है, उन्हें ऐसा क्या नुकसान दिख रहा है कि वो लगातार जी जान से आंदोलन में अपनी जान झोंक रहे हैं और इस आंदोलन को ख़त्म करने का नाम नहीं ले रहे हैं? देखिए, इन एक्ट्स को समझने के साथ साथ उनकी एक और बड़ी मांग है कि इनको रिपील तो करो ही, साथ में एमएसपी बनाओ। तो जो एमएसपी के लिए वो लॉ चाहते हैं उसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि एमएसपी क्या है। उसके बिना हम एक्ट्स को समझ नहीं पाएंगे, और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस और इसमें क्या फ़ायदे सरकार देना चाहती है और क्या किसानों को फियर है, वो समझने के लिए पहले एमएसपी को समझना ज़रूरी है कि एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट से ही वैसे तो ये बात क्लियर हो जाती है कि कम से कम आधार जो उनको सपोर्ट मिल सकती है वो एमएसपी है। तो एमएसपी को डिसाइड करने के 2-3 फार्मूलाज हैं। एक तो A2 फार्मूला है। A2 के हिसाब से जो अमाउंट वो खर्च करते हैं वो उनको मिलती है, ये पहला फार्मूला था। इसके बाद में एक नया फार्मूला डेवलप हुआ A2 + FL। उसका मतलब था कि जो अमाउंट वो खर्चते हैं उसके साथ साथ उनको फैमिली लेबर प्लस प्रॉफिट भी मिलना चाहिए, ये दूसरा फार्मूला था। और फिर जो हम बार बार सुनते हैं कि स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट है वो लागू हो गई है या लागू नहीं हुई है, तो वो जो फार्मूला था वो था C2 + 50%। उसमें उनकी जो कॉस्ट जो वो खर्चते हैं वो फैमिली लेबर प्लस जो उनका ज़मीन का रेंट है वो भी देने का प्रावधान था, क्योंकि रेंट जो है, बहुत से हमारे यहाँ पे किसान ऐसे हैं जो खेती करते हैं रेंट पे ज़मीन लेके, ठेके पे ज़मीन लेकर के।
तो इसलिए ये स्वामीनाथन जी का एक फार्मूला था कि उनको रेंट भी मिलना चाहिए। तो ये लेकिन एमएसपी में नहीं दिया जाता, और जो एमएसपी है वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। 23 क्रॉप्स के ऊपर ये डिसाइड करती है। क्रॉप्स तो बहुत तरह की हैं, लेकिन 23 एसेंशियल गुड्स में आती हैं जो कि हमारे लिए रोज़मर्रा में लोगों को ज़रूरी है। अनाज है, उसमें दालें हैं, आलू, प्याज, लहसुन, कई चीज़ें ऐसी हैं जो एडिबल ऑयल्स हैं। तो ये 23 क्रॉप्स पे है जो कि एमएसपी जब डिसाइड होती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो एक एफसीआई है, गवर्नमेंट का ही अदारा है वो, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो एमएसपी पे वो ख़रीद करती है, वो ख़रीद करके अपने पास स्टोर करती है, उसे मैनेज करती है, और फिर गवर्नमेंट ही इसको पीडीएस स्कीम के थ्रू गरीबों में, या जो अफोर्डेबल हमारा राइट है फूड का, तो वो उन लोगों को प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट जिनको ज़रूरत होती है। और इस बारी 80 करोड़ लोगों को ये दिया गया है, गवर्नमेंट का तथ्य है और फैक्ट भी है, गवर्नमेंट ने इसको दिया है। अब यहाँ पर एक एक्ट की मैं बात करूँगा कि जो एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट गवर्नमेंट लेके आई है जी। अब ये सिर्फ एक पेज का एक्ट है, इसमें एक ही पैरा है और उसमें कुछ आगे क्लॉज है। मैं आपको ये पढ़ के बताता हूँ कि ये क्या है। द सप्लाई ऑफ फूड स्टफ्स including cereals, pulses, potato, onions, edible oils and oils, as the government may by notification in the official gazette specify, may be regulated only under extraordinary circumstances which may include war, famine, extraordinary price rise and natural calamity of grave nature। तो इसका मतलब ये है कि एसेंशियल कमोडिटी में कुछ आइटम्स थी जो ओरिजिनल एक्ट एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था 1955, इसमें एसेंशियल कमोडिटी में जो चीज़ें रखी गई थी जो लोगों के लिए ज़रूरी हैं कि इनको गवर्नमेंट कंट्रोल रखे, कि ये ज़रूरत से ज़्यादा ना तो मार्केट में हो, ज़रूरत से ज़्यादा कोई इनको ख़रीद ना सके, ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक ना कर सके, ताकि प्राइस कंट्रोल लोगों के हाथ, किसी के हाथ में ना जाए। गवर्नमेंट इसको अंडरटेकिंग, इसको कंट्रोल में रखती थी। तो इस एक्ट के अमेंडमेंट एक्ट से उन्होंने ये जो लिमिट थी इसको प्रिक्योर करने की, ख़रीदने की कितनी क्वांटिटी हो और इसको कितनी देर तक आप संभाल के रख सकते हो, अपने स्टॉक में रख सकते हो, ये उन्होंने इसको उठा लिया, इस लिमिट को। और इसके बाद में वो कहते हैं एनी एक्शन ऑन इम्पोजिंग स्टॉक लिमिट शेल बी बेस्ड ऑन प्राइस राइज एंड एन ऑर्डर ऑफ रेगुलेटिंग स्टॉक लिमिट ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मे बी इशूड अंडर दिस एक्ट ओनली इफ़ देयर इज़, मतलब हम ये जो स्टॉक लिमिट है इसके ऊपर हम जो भी कोई, अगर हम इसको फिर से रेगुलर करना चाहेंगे तो हम सिर्फ उस कंडीशन में करेंगे जब 100% इंक्रीज़ इन द रिटेल प्राइस ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में आपका वेजिटेबल्स आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, सीरियल्स आते हैं, पल्सेस आती हैं, दालें आती हैं जैसे, तो 100% इसमें अगर इंक्रीज़ हो जाएगी तो हम दखल देंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि 50% इंक्रीज़ इन रिटेल प्राइस ऑफ द नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चरल फूड स्टफ, जो कि ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, पोल्ट्री, ग्रेन्स, तो इसके ऊपर वो कहते हैं कि 50% अगर इंक्रीज़ हो जाएगा तो फिर हम दखल देंगे। लेकिन इसके लिए टाइम पीरियड भी बोला उन्होंने बोला कि ओवर द प्राइस प्रिवेलिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, मतलब आज जो रेट है 12 महीने में अगर वो रेट डबल हो जाएगा तो शायद हम इंटरफेयर करेंगे। एवरेज रिटेल प्राइस जो 5 सालों में रही, अगर वो डबल हो जाती है, दोनों में से जो भी लेस होगा, तो तब हम शायद इसमें इंटरफेयर करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक एफसीआई अपने पास रखती थी वो प्राइवेट प्लेयर अपने हाथ में रखेंगे और प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। प्राइसेस को कंट्रोल करने का मतलब क्या है? सिर्फ ये नहीं कि रेट बढ़ सकते हैं। देखिए, बिज़नेस का एक मॉड्यूल होता है कि आप सस्ते से सस्ता खरीदें और उसको महंगे से महंगा बेचें, ये बिज़नेस एथिक्स हैं। लेकिन इसमें ये होगा कि जब जिसके पास स्टॉक होगा, जब तो क्रॉप आने का टाइम होगा, वो स्टॉक मार्केट में ला सकता है ताकि प्राइसेस कम हो जाएं, तो वो प्रिक्योर कर सकें, दोबारा ख़रीद सकें। और जब मार्केट में डिमांड फिर से उठेगी, कम होगा, तो वो प्राइसेस को राइज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ा डेंजरस है, ये कंज्यूमर्स के लिए डेंजरस हो सकता है। तो जो किसानों का फियर है वो कंज्यूमर्स का भी है। तो ये फियर और कंसर्न है जिसको कि उन्हें एड्रेस करना चाहिए कि ये कैसे बेनिफिशियल है। अब इसमें फ़ायदा क्या उन्होंने सोच के ये बनाया, तो वो बता सकते हैं। फ़ायदा क्या है? क्योंकि देखिए, किसानों का सबसे बड़ा फेयर तो यही है कि कॉर्पोरेट घरानों को, जैसे उनकी वर्डिंग है, कॉर्पोरेट घरानों को सीधा सीधा फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये कानून लाए गए हैं। ये कहाँ तक? हाँ, बिल्कुल ठीक है।
देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कॉरपोरेट्स का फ़ायदा नज़र आता है जी, जो फियर है कि हो जी। सकता है, देखिए एफसीआई जो है वो बहुत वो कोई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जी। वो माल प्रिक्योर करती है और फिर वो जो जिस रेट पे गवर्नमेंट उसको सप्लाई करती है वो तो बड़े सब्सिडाइज रेट होते हैं, वो राशनिंग में लोगों को जाता है। तो जो एफसीआई है वो हमेशा घाटे में रहती है क्योंकि वो प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट है नहीं, उसने माल प्रिक्योर करके बेचना नहीं है। लेकिन अब एफसीआई जो है वो पिछले कुछ टाइम से कमज़ोर होती जा रही है। जी। 90,000 करोड़ का उनके ऊपर लोन था 2014 में, जो कि अब लगभग 3.5 लाख करोड़ हो गया। तो अभी उनको अपने गोडाउन्स जो हैं वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। कुछ उन बड़ी कंपनियों के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, बड़ी कंपनियों के गोडाउन्स में वो अपना माल रखते हैं, उस पे रेंट भी देते हैं। तो फिर तो स्टॉक बिल्कुल ही पूरी तरह से कारपोरेट के हाथ में जाएगा। तो ये एक फियर है कि भाई अगर कारपोरेट इसको कंट्रोल करेगी तो फिर वो प्राइसिंग भी कंट्रोल करेगी। और यहाँ पर तो बहुत बड़ा तबका जो है वो गरीब है, तो फिर उनकी किस तरह से उनको सप्लाई देगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो आंसरेबल है लोगों को, लेकिन कॉरपोरेट घरानों तो आंसरेबल अपने जिन्होंने उनके शेयर खरीदे हैं उनको क्या रिटर्न दे रहे हैं, क्या डिविडेंड्स दे रहे हैं, वो तो आंसरेबल उनको हैं, वो लोगों को आंसरेबल नहीं है जी। वो एपीएमसी ये बेसिकली है क्या, और वर्किंग प्रोसेस इसका क्या है, और पर्पस इसका क्या है बेसिकली? देखिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जी। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और ये एक्ट जी। है और इसको जो 1950 से स्टेट्स ने किया, क्योंकि ये स्टेट प्रोविजनल सब्जेक्ट था। जी। तो एपीएमसी बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि वो ट्रांसपेरेंसी हो प्राइसिंग में, क्योंकि जी। उससे पहले बहुत एक्सप्लॉयटेशन थी किसानों जी, की। जी। तो एक तो प्राइसिंग पे कंट्रोल हो, दूसरा जो स्टॉक है वो सारा एपीएमसी के थ्रू बिके, और वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशंस करते हैं, लाइसेंसिंग करते हैं। जो लोग वहाँ पे जिनको हम मिडल मैन कहते हैं, आड़तिया कहते हैं, वो लोग वहाँ पे बैठते हैं, उनकी कमीशंस भी होती हैं, वो भी माल प्रिक्योर करवा के बिकवाते हैं। और फिर जो पैसा है उनका, वो उसकी भी इंश्योरेंस वहाँ पे मिलती है कि वो उनको पैसा मिलेगा। तो एपीएमसी अभी तक वर्क कर रही थी, उसके ऊपर वो टैक्स भी लेते हैं 8.5% एपीएमसी मंडी में। तो अब जो ये नया कानून है, दूसरा कानून है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फेलिसिटेशंस एक्ट 2020। तो इसके हिसाब से चैप्टर 2 सेक्शन 4 में कि कोई रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं है। पहले तो ट्रेडर क्या है? ट्रेडर मीन्स अ पर्सन who buys farmers produce by way of interstate, state trade or intrastate trade or a combination thereof, either for self or on behalf of one or more persons। तो और उसके पास जो है unless such a trader has a permanent account number allotted under the Income Tax Act 1961। तो उसके पास एक सिर्फ परमानेंट अगर अकाउंट नंबर है, पैन नंबर है, तो वो परचेज़ कर सकता है अपने लिए भी, किसी के लिए भी, किसी बड़े हाउस के लिए भी। तो रजिस्ट्रेशन ख़त्म की गई है इसमें, और इसमें जो है वो टैक्सेस फ्री किया गया है। का सेक्शन 4 है चैप्टर 2 का, नो मार्केट फी और सेस और लिवाई बाय वट एवर नेम कॉल्ड अंडर एनी स्टेट एपीएमसी एक्ट और एनी अदर स्टेट लॉ shall be levied on any farmer or trader or electronic trading and transaction platform for trade and commerce in scheduled farmers produce in trade area। तो एक तो एपीएमसी से बाहर किसी भी तरह की सेल परचेज़ के ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई टैक्स रिक्वायर्ड नहीं है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि बहुत सी बातें इन्होंने अपनी मीटिंग्स में मानी भी हैं कि ये फ्लॉज हैं, इनको हम दूर करेंगे, लेकिन अभी तक वो दूर नहीं किए गए, इसलिए हम एक्ट को एज इट इज़ मानते हैं। तो इसका क्या नुकसान हो सकता है कि जब ख़रीदने वाले को, या मिडल मैन ये कहते हैं कि निकल जाएगा बीच में से, लेकिन ख़रीदने वाले का अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी भी तरह का धोखा होने का खतरा हो सकता है। जैसे कि अभी कुछ लोगों ने प्रोड्यूस खरीदी, उसके अगेंस्ट 2 करोड़ के चेक दिए और वो बाउंस हो गए, उसके बाद में वो ढूंढते फिर रहे हैं। इन केस कोई डिस्प्यूट होता है तो वो एसडीएम कोर्ट में जाएगा। चैप्टर 3 का सेक्शन 8 सब सेक्शन 7 है कि कोई भी डिस्प्यूट होगा अगर, तो ये सब डिविजनल अथॉरिटी, मतलब ये एसडीएम जो होंगे वो इसके ऊपर डिसीजन लेंगे। वो रिकवरी का कोई ऑर्डर पास करेंगे, और कोई इम्पोज कोई पेनल्टी लगानी है तो वो लगाएंगे, और फिर अगर उससे कोई अनसेटिस्फाइड है तो वो डीसी साहब के पास जा सकता है। ये सेक्शन 8 में लिखा हुआ है। अब इसमें एक बात और है कि जो पेनल्टीज़ हैं वो बड़ी हैवी इम्पोज की गई हैं कि जो कोई भी अगर इसमें डिफ़ॉल्टर माना जाता है तो उसके ऊपर
मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। whomsoever contravenes the provisions of section 4 or the rules made thereunder shall be liable to pay a penalty which shall not be less than 25,000 rupees but which may extend up to rupees 5 lakh rupees। और फिर अगर वो तब भी नहीं देता तो further penalty not exceeding 5,000 rupees for each day after the first day during which the contraventions continues। तो अगर वो ऑर्डर को नहीं कोई कंप्लाई कर पाता तो वो पर डे की पेनल्टी भी है उस पर। और अगर ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है तो इसी का जो सेक्शन 11 का 2 है, सब सेक्शन 2 है, तो उसमें वो डबल कर दी गई है वो पेनल्टी। अब देखने वाली बात यह है कि एक किसान सम्मान निधि शुरू हुई है 2019 में, जिसमें 6,000 रुपीज़ पर एनम किसानों को दिए जा रहे हैं और 2,000 रुपीज़ 4 महीने में एक बार दिए जा रहे हैं। और वो दे के पूछा जाता है कि आप 2,000 रुपये आपको मिल गए, आपने क्या किया 2,000 रुपये का, तो इसका मतलब 2,000 रुपया फार्मर के लिए एक बड़ी अमाउंट है। तो इतनी हैवी पेनल्टीज़ जब उसके ऊपर लगेंगी तो वो कैसे पे करेगा। और फिर उसकी जो रिकवरी है, जो बोला जाता है कि उनकी प्रॉपर्टी तो इन्वॉल्व ही नहीं है, लेकिन इसी के चैप्टर 3 सेक्शन 8 सब सेक्शन 9 ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एवरी ऑर्डर ऑफ द सब डिविजनल अथॉरिटी और एपिलेट अथॉरिटी अंडर दिस सेक्शन शेल हैव फोर्स ऑफ द डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट एंड शेल बी इन्फोर्सेबल एज सच एंड डेक्रेटल अमाउंट शेल बी रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि प्रिंसिपल, पेनल्टी और इंटरेस्ट इनको मिला के जो वर्ड है वो है डेक्रेटल अमाउंट। तो अगर डेक्रेटल अमाउंट कोई ऐसी खड़ी हो जाती है किसी के अगेंस्ट तो वो रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, मतलब उसकी लैंड जो है के उसको रिकवर किया जा सकता है। तो अब लैंड किसकी इन्वॉल्व है? बायर तो यहाँ पे रजिस्टर्ड भी नहीं है जी। इस एक्ट के हिसाब से जी। वो सिर्फ पैन के नंबर दिखा करके उसने खरीद की और वो चला गया, तो लैंड किसकी इन्वॉल्व है। तो इसलिए ये फियर्स हैं जो कि फार्मर्स का एक ऐसा कंसर्न है जिसको कि एड्रेस किया जाना चाहिए। और इसमें भी एक और प्रॉब्लम ये है कि सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वो बाहर है। हालांकि गवर्नमेंट इस बात को मान गई है कि भाई हम इसको सिविल कोर्ट को भी अलाउ करेंगे। चैप्टर 5 सेक्शन 15 में नो सिविल कोर्ट शेल हैव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर, मतलब इनसे रिलेटेड सिविल कोर्ट कोई डिसीजन नहीं ले सकती और उसमें आप जा नहीं सकते, जाना बाहर है। तो देखने वाली बात है कि जो एसडीएम कोर्ट है, डीसी हैं, ये तो पॉलिटिकल पोस्ट हैं, तो हम ये सोच ही नहीं सकते कि ये बायस नहीं होंगे, गवर्नमेंट के हिसाब से ये नहीं चलेंगे, तो इसलिए इसमें एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है फिर से। तो ये एक और कंसर्न है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो कानून अभी आए हैं वो किसानों का उसमें कैसे फेयर है, मतलब कि किसानों को उसमें क्या डर है? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन इटसेल्फ बुराई नहीं है, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें आपने कोई भी चीज़ उगाने से पहले ही जब उसकी क्वालिटी और रेट्स तय कर लिए तो वो अच्छी चीज़ है। लेकिन अब इसमें है कि ये जिन देशों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आई है, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है ऑलरेडी और सक्सेसफुल भी है। जिन देशों से आई है उनमें क्या पोजीशन है, अगर हम इसको देखें कि वहाँ पर भी अगर कारपोरेट्स खरीदते हैं तो वो अच्छी खासी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं अपने किसानों की और गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। फिर तो मैं आपको बताऊं कि ये पब्लिक डोमेन में चीज़ें हैं, कोई भी ये चाहे तो बड़े इजीली वो उसको फाइंड आउट कर सकता है कि यूएसए जो है वो $847 बिलियन यूएस डॉलर्स की सब्सिडी देता है अपने किसानों को, जो कि वहाँ पर किसान 2 से 5% के बीच में ही है, कम होते गए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद में। और $212 बिलियन जो है वो चाइना सब्सिडी देता है अपने फार्मर्स को। इसी तरह से यूरोप में, कनाडा में वो सभी अच्छी खासी सब्सिडी देते हैं। और अगर हम ये सोचें कि हमारी गवर्नमेंट भी कल को हमारे किसानों को सब्सिडी देगी अगर उनका लॉस हो जाएगा, तो ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, आज कल गवर्नमेंट चेंज हो जाए या यही कोई भी गवर्नमेंट इतनी हैवी प्राइस नहीं दे सकती, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक पोजीशन ऐसी नहीं है। हमारी जीडीपी भी कमज़ोर है, हमारे बाकी चीज़ें भी हैं अभी जिनको देखना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि एमएसपी को
लीगल लायबिलिटी बनाया जाए, उसकी वायोलेशन को। एमएसपी ना होने पर इफेक्ट क्या है? हाँ, एमएसपी अगर नहीं होगी, और जैसे मैंने आपको बताया कि वो प्राइवेट बायर्स के हाथ में सारी गेम जाएगी, तो वो प्राइसिंग कंट्रोल करेंगे जी। वो परचेज भी कंट्रोल करेंगे, वो जी। सेल भी कंट्रोल करेंगे। तो उसमें किसानों को अगर उनकी लागत, देखिए आज भी एमएसपी डिक्लेयर होने के बावजूद इन 23 क्रॉप्स पे किसानों को एमएसपी नहीं मिलती। एमएसपी सिर्फ एफसीआई उनको देती थी, और वो टोटल जितनी इंडिया में क्रॉप होती है उसका 6% ही वो परचेज कर पाते हैं। ये सारे फैक्ट्स पब्लिक डोमेन में है, आप कहीं पे भी इनको कोई वेरीफाई करना चाहे वो कर सकता है एक्ट्स को पढ़ के। आपको क्या लगता है इसके अलावा और किसानों की क्या क्या फेयर्स हैं जिसके लिए लगातार किसान जद्दोजहद कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है कि अगर किसानों को पहला फियर ये है कि एपीएमसी तबाह हो जाएगी, किसानों को ये फियर है कि कारपोरेट अगर हम के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो उसमें एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है। तो इसीलिए उनकी एक बड़ी डिमांड है कि जो एमएसपी है कम से कम उसको लीगलाइज करिए, उसकी वायोलेशन को एक लाइबिलिटी बनाइए, क्रिमिनल लॉ बनाइए इसके ऊपर, ताकि कोई एमएसपी को वायोलेट करके हमें और नुकसान ना पहुंचा सके। क्योंकि एक स्टडी बोलती है कि पिछले 10 सालों में, अगर सिर्फ 10 सालों में भी देखो तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर ये लॉज वापस भी ले लिए जाएँ और किसान ऐसे ही वापस चला जाए, तो हमको मालूम है कि कितने किसान खुदकुशी करते हैं कुछ हज़ार के लिए। और इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा, हमारे यहाँ पे एग्रो इकोनॉमी जो है, जो ये कृषि से जुड़ा हुआ, यहाँ पे हमारे जो सप्लायर्स हैं वो एग्रो केमिकल्स हों चाहे वो फर्टिलाइज़र्स हों, ये लगभग 50% पे पर एनम ग्रो कर रहे हैं। हाइब्रिड सीड्स हैं, ये तो 3 टाइम्स ग्रो कर रहे हैं, यानी कि 2 साल में 3 गुना बढ़ जाते हैं। 75% इनकी ग्रोथ रेट है। आप इक्विपमेंट है जो इनको जैसे जो मोटर्स हैं या ट्रैक्टर्स हैं या जो भी इक्विपमेंट इसमें यूज़ होता है, वो भी +50% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। इंश्योरेंस कंपनी तो अभी पीछे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कि एक ही साल में हज़ारों करोड़ रुपए कमा लिए उन्होंने। तो ये सारे के सारे जो इनको सप्लायर, जो ये सेगमेंट है, ये कारपोरेट वर्ल्ड है जो इनको ये सप्लाई करता है। अब हम एग्रो प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें प्रोसेस्ड फूड है, ऑर्गेनिक फूड है, ग्रॉसरी है, एफएमसीजी है। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। तो ये सभी भी लगभग 50% के पर एनम पे ग्रो कर रहे हैं। तो बीच में किसान है। अब किसान की ग्रोथ नहीं है, किसान को तो कुछ हज़ार के लिए भी सुसाइड करना पड़ जाता है। तो किसानों के लिए जो सब गवर्नमेंट्स एक ही शुरू से बोलती आई हैं कि हम तो इनको सब्सिडी देते हैं, खाद पे सब्सिडी देते हैं, फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी देते हैं, इनको सब्सिडाइज्ड हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, और हम सबसे बड़ी बात है इनको इनकम टैक्स रिबेट देते हैं। आप इनकम टैक्स रिबेट तो देते हो, इनकम कहाँ है? इनकम और जो ये रिबेट्स हैं इसका फ़ायदा भी कारपोरेट वर्ल्ड ले जाता है, और रिवर्स फंडिंग होती है कि ये बने रहें ताकि जो इनकम टैक्स की रिबेट है या और सब्सिडीज़ हैं उनका फ़ायदा मिले। चलो, इसमें भी हो सकता है कुछ उनकी सेटलमेंट हुई हो, क्योंकि 17 इशू ऐसे हुए हैं जो इन मीटिंग्स में जिनके ऊपर कंसेंसस बना है कि ये चीज़ें जो हैं अमेंड की जा सकती हैं। आपके नज़रिए से आपको क्या लगता है कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है कि आफ्टर ऑल इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा, क्योंकि ये एजिटेशन बढ़ता ही जा रहा है। अब ये गाँव में भी फैल रहा है। सरकार अपनी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रही है, बात भी कर रही है, अभी बात चलो बंद भी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सोल्यूशन का एक तरीका ये था कि जहाँ पे कॉन्सेंसस बन गया, जहाँ पे आपने प्रिंसिपली कुछ चीज़ों को किसानों और इन्होंने मिलकर मान लिया कि ये चीज़ें जो हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन है, वो कह रहे हैं कि हम इसे मैंडेटरी करेंगे, लाइसेंसिंग मैंडेटरी करेंगे। फिर वो कह रहे हैं कि जो टैक्सेस हैं वो हम यूनिफॉर्म करेंगे, बाहर की मंडी हो चाहे एपीएमसी हो, हम इनको यूनिफॉर्म कर देंगे, एक जैसा टैक्स होगा। तो उनका जो फियर है एपीएमसी दबाव होगी वो नहीं हो। हालांकि एपीएमसी जो है वो उसमें अभी भी फ्लॉज हैं, वो ठीक किए जाने चाहिए थे, पर चलो अब हो सकता है ठीक हो। तो इसी तरह से जितने इनके बीच में एग्रीमेंट बन गया कि ये अमेंडमेंट्स की जानी चाहिए, किसान चाहे अड़े हुए थे, लेकिन उनको चाहिए था गवर्नमेंट को भी कि वो कम से कम जो अमेंडमेंट्स को मान लिया गया उनको कुछ रिटर्न इंश्योरेंस दे देते कि ये आपके, हम तो जो हमारी बात हुई है उसके हिसाब से हम इन अमेंडमेंट्स को मानेंगे और मान रहे हैं। और अगर ट्रस्ट बन जाए तो फिर वो जो उन्होंने ऑफ़र की कि हम 1.5 साल के लिए इनको पोस्टपोन करते हैं, तो वो हो सकता है ये कहते हैं आप 2 के लिए कर दो या 3 के लिए कर दो, तो शायद एक नज़र आता कि सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जो ये मीटिंग्स हुई हैं वो किसानों का कहना है कि हम तो सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि इसमें कमियां जो हैं वो हम आपको बताएं। आप कहते हो कमी नहीं है, पहले यही प्रोपेगेंडा चलता रहा। तो अगर वो कमियों को मान लिया, थोड़ा सा उनको रिटर्न में ले आते, तो शायद एक ट्रस्ट और डेवलप होता।
तो ये एक सॉल्यूशन निकल सकता है अभी भी कि गवर्नमेंट थोड़ा इनके ऊपर सोचे, तो फिर शायद किसान भी बैंड होंगे। नहीं तो एमएसपी, जो जैसे मैंने आपको बताया कि एमएसपी के लिए वो कह रहे हैं कि भाई वो कानून बनाना ज़रूरी है, तो अगर ये चीज़ें वो मानते हैं और फिर इसको थोड़ी देर के लिए डिले किया जा सकता है, क्योंकि अगर 2 ढाई 3 साल के लिए डिले हो जाएगा तो 2024 में फिर इलेक्शंस आ रहे हैं, तो शायद इतना बड़ा स्कैंडल उस समय कोई भी गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती, तो शायद इसके ऊपर फिर आगे कंसेंसस बने। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। आज नीरज जी आए जिन्होंने कृषि कानूनों को लेकर विचार विमर्श किया और तमाम डिटेल में जानकारियां साझा की, और सबसे बड़ी चीज़ जो किसानों का डर है उसे भी डिटेल में बताया, और साथ में एक सोल्यूशन भी अच्छा इन्होंने बताया कि इसका ये सोल्यूशन भी निकल सकता है। इसी तरह से आप और लेटेस्ट और यूनिक अपडेट के लिए बने रहें जनहितैषी के साथ। धन्यवाद।